सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को जनसंचार। पिछले कक्षा में हम संचार के बारे में पढ़े हैं, है ना। संचार को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार, है ना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सामान्यतः लोग समूह संचार को जनसंचार मान लेते हैं। समूह संचार मतलब एक व्यक्ति बोलता है और एक साथ बहुत सारे लोग जो सुनते हैं, है ना, उसको जनसंचार मान लेते हैं, क्योंकि जन समूह या भीड़ दोनों ही प्रकार के संचारों में होता है ना। वास्तव में समूह संचार एक जन संचार में मुख्य भेद यही है कि जब संचार की प्रक्रिया दो, तीन या उससे अधिक संख्या में उपस्थित लोगों के बीच होती है तो वह समूह संचार कहा जाता है। ठीक है। किंतु जब किसी यंत्र का प्रयोग करके बहुत बड़े मिश्रित जन समूह को संबोधित किया जाता है तब उसे जनसंचार समूह समूह जनसंचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है ना। यहाँ देखिए ये, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। यह उपकरण के माध्यम से एक बहुत बड़े जन समूह को संदेश देने की प्रणाली है। प्रणाली मतलब सिस्टम, है ना। जैसे कि हम, जैसे नेता कोई भी नेता भाषण देते हैं या कोई सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है या नेता लोग भाषण देते हैं तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 1000, 10,000 ऐसे लोग इकट्ठा होंगे, है ना। कितने लोग? लगभग 100, मतलब एक से अधिक, और अधिकतम मतलब 1000, 2000, 10,000 ऐसा। लेकिन तो ये हो जाएगा समूह संचार। ठीक है, किसी एक समूह को आप अपना संदेश दे रहे हो, है ना, तो इसको बोलेंगे हम समूह संचार। लेकिन आप किसी माध्यम के द्वारा उसका अपने सूचना को पहुंचाने के किसी माध्यम का प्रयोग कर रहे हो, है ना। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, है ना। इसमें क्या होगा कि आप जो कुछ भी संदेश दे रहे हैं, कुछ भी संबोधन कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ वो 1000 भर या 10,000 लोग नहीं सुनेंगे। या जैसे 1 लाख भी मान लो, 1 लाख लोग हैं तो सिर्फ 1 लाख ही लोग नहीं देखेंगे सुनेंगे। भाई वो पूरे ऑल, जैसे टीवी में प्रसारित होगा कोई भी कार्यक्रम या कोई भी संदेश, तो वो ऑल इंडिया में उसको देखा और सुना जाएगा। रेडियो में प्रसारित होगा तो उसको भी पूरे भारत में, और हो सक विदेशों में भी विदेशों में भी उसको देखा सुना जाएगा, है ना। या फिर इंटरनेट में देखने से तो अनंत हो जाएगा, कितने लोग उसको देख सुन रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह की जो चीज़ है, किसी माध्यम के द्वारा हम अपने संदेश को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाना, है ना, इसको बोलेंगे जनसंचार। और समूह संचार किसको बोलेंगे? किसी एक समूह को, चाहे वो 2000 या 150 भी हो सकता है। चलिए, तो ये एक समूह संचार और जन संचार में ये अंतर है। ठीक है। किन यह उपकरण के माध्यम से एक बहुत बड़े जन समूह को संदेश भेजने की प्रणाली है ना। मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद, मुद्रण मतलब न्यूज़पेपर जो छपाई यंत्र है ना, मुद्रण मतलब जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मुद्रण। ठीक है। तो यहाँ एक मुद्रा होता है, मुद्रा मतलब पैसा को ही बोलते हैं, सिक्के को। और एक मुद्रा स्थिति को भी बोलते हैं, है ना। जैसे नृत्य करते हुए जैसे फोटो रहता है ना, तो उसको नृत्य मुद्रा में खड़ी है या खड़ा है ना। तो यहाँ पर मुद्रा का दो अर्थ है, एक पैसा हो गया और दूसरा कोई स्थिति, किसी भी स्थिति, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मुद्रण बोला जा रहा है। मुद्रण मतलब छपाई, है ना, छापने की पुस्तक या प्रेस वगैरह कुछ भी लिखा हुआ जो है
उसके छापने का जो यंत्र है ना, उसको बोलते हैं मुद्रण यंत्र के आविष्कार के साथ ही जनसंचार युग का प्रारंभ हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो छपाई का ही यंत्र बना, है ना, उसके बाद रेडियो और बाकी चीज़ों का हुआ है ना। तो जनसंचार का युग ऐसे उस वहीं से शुरू हुआ, छपाई की मशीन बनने से। 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रचलन के साथ ही जनसंचार सामाजिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। कौन से? 20वीं सदी मतलब 1900 से 2000 तक, है ना। मतलब वो जो काल है, वो जो सदी है ना, जो 100 साल का जो है ना, वो शुरुआत में रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रचलन के साथ ही जनसंचार सामाजिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक, ठीक है, 20वीं सदी के अंतिम दशक मतलब लगभग 1990 के आसपास, है ना, 1990 के आसपास तक उपग्रह प्रणाली, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि पर अत्यधिक जनसंचार माध्यमों ने विश्व को सूचना क्रांति के युग में पहुंचा दिया। ठीक है, ये सब सैटेलाइट, है ना, कंप्यूटर, ये सभी और इंटरनेट, ये सभी चीज़ें, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में या उसी समय ये शुरू हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा में मात्रा में उसी समय ये सब शुरू हुआ, उपग्रह प्रणाली, है ना, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि, है ना, उस पर आधारित जनसंचार माध्यमों ने विश्व को सूचना क्रांति के रूप में पहुंचा दिया। युग में, सूचना क्रांति के युग में पहुंचा दिया, है ना। आइए आगे देखते हैं। जनसंचार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः जनसंचार का अर्थ किसी उद्देश्य के लिए विकसित संचार माध्यमों के उपयोग द्वारा विस्तृत आकार के विभिन्न प्रापकों, मतलब प्राप्तकर्ताओं, है ना, प्रापकों तक सूचनाओं एवं विचारों को पहुंचाना है। जनसंचार वैसे क्या है? जनसंचार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस सब का लगभग सार इस प्रकार से है ना। जनसंचार का अर्थ किसी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य मतलब सूचना को ही प्रसारित करने के लिए, वो सूचना किसी भी उद्देश्य से हो सकता है ना। तो किसी उद्देश्य के लिए विकसित संचार माध्यम मतलब टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, इस तरह की जो नया नया जो टेक्नोलॉजी है, उसी को विकसित संचार माध्यम बोला जा रहा है ना। तो विकसित संचार माध्यमों के प्रयोग द्वारा विस्तृत आकार के, विस्तृत आकार मतलब बहुत बड़े क्षेत्र या भूभाग, है ना, आकार के विभिन्न प्रापकों मतलब प्राप्तकर्ता जो भी व्यक्ति हैं, उन सबको प्रापकों बोलेंगे, है ना, या प्राप्तकर्ता भी बोल सकते हैं। तो प्रापकों तक सूचनाओं एवं विचारों को पहुंचाना है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंचार को मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मास कम्युनिकेशन क्या है? तो जनसंचार को ही मास कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके द्वारा इसके द्वारा अनेक वर्गों, जातियों, समुदायों और विचारधाराओं के लोगों के साथ संचार या बातचीत की जा सकती है। ये मास कम्युनिकेशन के माध्यम से, है ना, मतलब एक साथ बहुत सारे जातियों, समुदायों और विचारधाराओं के जो लोग हैं, है ना, उनके साथ एक साथ बातचीत की जा सकती है। संचार या बातचीत, है ना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। और इसके अंतर्गत मुद्रण माध्यम, और इसके अंतर्गत और क्या क्या है? मुद्रण माध्यम में, मुद्रण मतलब क्या? छपाई की जो माध्यम है, माध्यम, छापा कला की जो माध्यम है, उसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, पैम्पलेट, है ना, और लीफलेट, है ना, ये सब छपाई से संबंधित है। न्यूज़पेपर जानते हो, छपा हुआ रहता है, पुस्तकें भी छपी हुई होती है, पोस्टर भी जानते हो, उसको छापते ही हैं, है ना, पैम्पलेट भी छपाई करते हैं, है ना, और लीफलेट भी,
तो ये सभी के सभी मुद्रण माध्यम है, छपाई के माध्यम से लोगों को अपने विचार या संदेश देते हैं। अब उसी में उसके अंतर्गत और क्या क्या है, श्रव्य एवं दृश्य है ना, श्रव्य एवं दृश्य। श्रव्य, श्रव्य मतलब रेडियो जिसको हम सिर्फ सुनते हैं, वो श्रव्य माध्यम है ना। और टेप रिकॉर्डर को भी बोल सकते हैं श्रव्य माध्यम। और दृश्य श्रव्य मतलब टेलीविजन, मूवी वगैरह जो है वो सब दृश्य श्रव्य, क्योंकि उस दृश्य और से अपन देखते भी हैं और सुनते भी हैं, है ना। तो ये है दृश्य श्रव्य माध्यम, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ आएंगे, रेडियो, ऑडियो कैसेट, फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट, सीडी और डीवीडी आदि, है ना। तो ये सभी को एक साथ मिला के दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, बता देता हूँ मैं, है ना। श्रव्य में क्या क्या आएगा, रेडियो आएगा, ऑडियो कैसेट आएगा, है ना। ऑडियो मतलब जो सुन सकते हैं ऐसा कैसेट। फिर ये दो चीज़ है जो श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आएगा। और फिल्म है, टेलीविज़न है, वीडियो कैसेट है और डीवीडी है, तो इसको हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। तथा नौ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अब नया वाला, नौ मतलब नया, नया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या क्या है, उपग्रह एवं कंप्यूटर, सैटेलाइट, उपग्रह मतलब क्या, सैटेलाइट, है ना, एवं कंप्यूटर प्रणाली अर्थात इंटरनेट से जुड़े माध्यम। जो आप मोबाइल में भी जो नेट चलाते हो, वो उपग्रह के माध्यम से हम तक जो भी जानकारी है वो पहुंचती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उपग्रह एवं कंप्यूटर प्रणाली अर्थात इंटरनेट से जुड़े माध्यम लिखा गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि उपग्रह सिग्नल देता है, हम जो कुछ भी सर्च करते हैं वो पहले उपग्रह उसको सर्च करता है, मतलब उपग्रह में जाता है, फिर वो जहाँ कहीं भी डाटा संग्रहित है वहाँ से वो खोज के निकाल के हम तक पहुँचाता है। तो उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली अर्थात इंटरनेट कहने का मतलब यही चीज़ है, जो सैटेलाइट वाला, सैटेलाइट उसी को उपग्रह भी बोलते हैं, है ना। आजकल तेजी से प्रचलन में आई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि को भी जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में अब क्या क्या है, फेसबुक, ट्विटर, है ना, ये सब है। तो इस व्हाट्सअप भी उसी के अंतर्गत आएगा, और जितने भी इस तरह की जो भी एप्लीकेशन है वो सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, जनसंचार की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में, जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए प्रापकों कहने का मतलब कि हम जैसे टीवी या रेडियो के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं, तो भाई वो कौन आदमी कहाँ है, कौन व्यक्ति कहाँ है, हमको क्या नहीं मालूम। कोई एकदम बीहड़ जंगलों में है, कोई शहर में है, कोई गांव में है, कोई खेतों में है, कहीं भी है ना। कोई इस गांव में है, कोई हम देश में है, कोई विदेश में है ना, कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे बिखरे हुए जो प्रापकों, प्रापकों मतलब प्राप्तकर्ता, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रापकों अर्थात प्राप्तकर्ता, है ना, या कस्टमर भी बोल सकते हो इंग्लिश में, है ना। तो चलिए, ये बिखरे हुए जो प्रापकों तक शीघ्रता से संपर्क हो जाता है। जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए जो कस्टमर है या प्राप्तकर्ता तक शीघ्रता से संपर्क हो जाता है। बिखरे हुए प्रापकों से तात्पर्य यह है कि प्रापक एक स्थान पर सीमित नहीं होते, बल्कि दूर दूर तक फैले होते हैं। उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। पृष्ठभूमि मतलब कोई धर्म की पृष्ठभूमि से अलग बोल सकते हैं, कोई समाज की दृष्टि से उसकी जो पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, देश से संबंधित या उसकी कला संस्कृति आदि उसकी जो पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है ना। चलिए आगे देखते हैं, जनसंचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता। जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना सूचना समस्त जनता के लिए सामान्य रूप से खुली होती है, ठीक है। जनसंचार एक व्यक्ति या विशेष
व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता। ये जो है जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना समस्त जनता के लिए सामान्य रूप से खुली होती है, मतलब एक जैसे सबको प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जनसंचार की प्रक्रिया सुस्पष्ट होती है तथा उसका ढांचा भी स्पष्ट होता है। जनसंचार की जो प्रक्रिया है ना, वो सुस्पष्ट मतलब एकदम स्पष्ट और उसका ढांचा भी स्पष्ट होता है। आगे देखते हैं, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक जनसंचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। जो फीडबैक है वो जनसंचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। जनसंचार माध्यम से किसी सूचनाओं पर प्रापक की क्या प्रतिक्रिया है और सूचनाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है आदि की जानकारी प्रतिपुष्टि के द्वारा हो जाती है। ठीक है, ये फीडबैक है क्या चीज़, जैसे मैं अभी आप लोगों को इसको यूट्यूब में डाल के आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है, लिंक भेजूंगा तो उसमें आप लाइक करेंगे या फिर जो चीज़ें हैं जो कुछ समझ में नहीं आया उसको बताएं, ये इसको समझाइए सर, ऐसा करके पूछेंगे, या और इस तरह की कुछ भी चीज़ें कमेंट करोगे तो वो सब फीडबैक या प्रतिपुष्टि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ कमेंट या कुछ बताना, है ना, इसको सुनने के बाद, ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर उस चीज़ को बोलेंगे फीडबैक। जैसे मैं अभी जो भी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह की कुछ भी चीज़ आप लिख कर भेजेंगे तो वो होगा फीडबैक। चलिए आगे देखते हैं। जनसंचार में संदेश चूंकि मिश्रित जनसमूह को लक्ष्य करके भेजा जाता है, ठीक है, परंतु जनसमूह की स्थितियाँ और एवं रुचियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनसंचार और जनसमूह, जनसंचार और जनसमूह। अतः संचार की विषय वस्तु का चुनाव एवं विवेचन करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसी कारण जनसंचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें व्यक्ति उस संदेश का चयन करता है जो उसकी मान्यताओं एवं विशेषताओं के अनुकूल होता है। ठीक है, हमारे देश में जैसे कि देख लीजिए कि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, है ना, तो हमारे देश में इस तरह के कोई भी संदेश नहीं दे सकते जिससे किसी भी वर्ग को, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, उसको ठेस ना पहुंचे, बुरा ना लगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को बहुत सोच समझ कर संदेश देना पड़ता है ना, संदेश का चयन करना पड़ता है ताकि उनकी जो मान्यता है विशेषताओं के अनुकूल हो। कहने का मतलब ये है कि भाई उनको उन मतलब कोई अपमान, किसी का कोई अपमान ना हो, इस तरह की जो स्थिति होती है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंचार के विकास ने जनसंचार के विकास ने भौगोलिक एवं समय की सीमाओं को तोड़ दिया है। जनसंचार के विकास ने भौगोलिक एवं समय की सीमाओं को तोड़ दिया है। भौगोलिक मतलब जो प्राकृतिक जो संरचना है हमारे पृथ्वी की, है ना, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर खाई है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो ये भौगोलिक जो संरचना है ना, और समय की सीमाओं। ठीक है, आज दिन है रात है ऐसा वाला कोई समय का सीमा ही तोड़ दिया है। जनसंचार के कारण ही आज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो सकती है। ठीक है, आज ग्लोबल विलेज क्या है कि पूरे विश्व को एक गांव बनाना। ग्लोबल वैश्विक विलेज मतलब गांव, तो पूरे विश्व को एक गांव के समान उसकी कल्पना करना, उसी के जैसे मानना समझना। जनसंचार एक प्रहरी अथवा द्वारपाल की भांति सजग होकर समाज की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह एवं निगरानी रखता है। ठीक है, जनसंचार एक प्रहरी, प्रहरी मतलब क्या, द्वारपाल जैसे रहता ना, प्रहरी अर्थात द्वारपाल मतलब किसी चीज़ का रखवाली करने वाला, है ना, उसी की भांति सजग होकर समाज की
सजग होकर मतलब एक्टिव होकर प्रत्येक समाज की जो प्रत्येक गतिविधि है, एक्टिविटी है, उस पर निगाह और निगरानी रखती है। मतलब उसको देखते रहता है, और निगरानी मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उन सभी चीज़ों का क्या करती है, निगरानी रखता है। कौन रखता है? जनसंचार। चलिए आगे देखते हैं। जनसंचार के जनसंचार प्रक्रिया के संघटक, जनसंचार प्रक्रिया के संघटक। अब जनसंचार प्रक्रिया संघटक क्या चीज़ है? संघटक मतलब अनिवार्य रूप से ये चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के लिए, चलिए इंग्लिश में इस संघटक को आप लोग कंपोनेंट बोलते हैं, है ना, बोलते हो आप लोग। तो संघटक मतलब इसमें क्या क्या चीज़ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए वो हम देखेंगे। चलिए तो जनसंचार के संघटक देखते हैं। जनसंचार प्रक्रिया के संघटक या तत्व संचार की प्रक्रिया जैसे ही होते हैं। संचार की प्रक्रिया जैसे ही होते हैं हमने, मतलब इसमें जो जो तत्व होते हैं, तत्व और संघटक, है ना, संघटक या तत्व संचार की जैसे प्रक्रिया जैसे ही होते हैं, हमने संचार को पढ़ते हुए प्रेषक या संचारक, मतलब जो संदेश देने वाला है ना, और ग्राहक या प्रापक, मतलब जो प्राप्त करता है संदेश को, संदेश देने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला, और संदेश, है ना, और संदेश माध्यम एवं प्रक्रिया या भाग, है ना, इसको प्रतिपुष्टि के बारे में मतलब कहा जाता है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। वास्तव में ये ही जनसंचार के भी प्रमुख घटक है। वास्तव में ये ही जनसंचार के भी प्रमुख घटक हैं, क्योंकि संचार मूल इकाई की भांति है। क्योंकि संचार मूल इकाई की भांति है, जिसके एक विशेष रूप या स्तर के तौर पर जनसंचार को देखा जाता है। इस कारण जनसंचार में भी संचार के मूल तत्व एवं विशेषताएं सन्निहित, मतलब उसमें समाहित समाहित होती है। अब इसके इस प्रकार जनसंचार प्रक्रिया के निम्नलिखित संघटक होते हैं। अब क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। जनसंचार प्रक्रिया के संघटक, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अनिवार्य रूप से वो देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए जनसंचार प्रक्रिया के संघटक, उसके अंतर्गत सबसे पहले संचारक या प्रेषक, जो संदेश देने वाला है उसको बोलेंगे संचारक या प्रेषक। फिर दूसरा संदेश, ठीक है, वो संदेश को भेजेगा जो भी प्रेषक है ना, तो संदेश होना अनिवार्य है। फिर तीसरा है प्रापक, प्राप्त करने वाला, ठीक है, कस्टमर। फिर अगला है चौथा संचार माध्यम। अब संचार माध्यम में क्या क्या आएगा जाएगा, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, या कोई फिल्म वगैरह भी, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं वो सब संचार माध्यम के अंतर्गत आएंगे। फिर है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। प्रतिपुष्टि मतलब जो कुछ भी हम जैसे कुछ भी देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब में कुछ भी देखते हैं तो वो चीज़ उसमें अब ऑप्शन पहले से ही आता है लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, तो लाइक कर सकते हो, है ना, और कुछ और बोलना है अपने से तो वो कमेंट करके उसमें बोल सकते हो कि बहुत अच्छा लगा या बुरा, मतलब अच्छा नहीं है, इस कुछ भी चीज़ जो भी आपको आपके मन में लगे वो आप उसमें लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो वही होगी प्रतिपुष्टि या फीडबैक, है ना। और अंत में है शोर, है ना, तो यहाँ पर शोर का मतलब जैसे हम हल्ला करते हैं उसी को शोर बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी उसका मतलब वो लगभग वैसे ही निकलेगा। शोर में क्या होता है, हम शोर होते रहता है तो हम अपनी आवाज़ को ठीक से दूसरों तक पहुँच नहीं पाता है ना, अपनी आवाज़ जो है दूसरों तक पहुँच नहीं पाती है ना, जो भी हम संदेश दे रहे हैं वो, या कुछ भी हमारे आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती है,
या आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह या कुछ भी इस तरह के कुछ भी कार्यक्रम होने से लाउड स्पीकर बजता है तो शोर के कारण हम जो बोलते हैं जोर से बोलना पड़ता है वो भी ठीक से सुनाई नहीं देती है। तो वो शोर के कारण वो संदेश जो है हम जो बोल रहे हैं वो प्राप्तकर्ता तक, दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक से समझ ही नहीं आ रहा है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता तक ठीक से अगर नहीं नहीं पहुंचेगा तो उसको हम बोलेंगे शोर, चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो संदेश देने वाला जो प्रेषक है वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहा है, एक उसको भी शोर बोलेंगे, है ना। और प्राप्तकर्ता भी उसको अगर समझ नहीं पा रहे तो उसको भी शोर बोलेंगे, है ना। संदेश में भी अगर कुछ ठीक से लिख नहीं पाया है, लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे संचार माध्यम में कोई खराबी है या उसमें कोई गड़बड़ी है, जैसे न्यूज़पेपर में ठीक से छपा नहीं रहता है, थोड़ा धुंधला दिखता है इस तरह की, या काला पूरा काला धब्बा हो जाता है, इस तरह की चीज़ें जो है वो ठीक से समझ में नहीं आ पाता है। या टेलीविज़न वगैरह में देख रहे हैं तो ठीक से सिग्नल नहीं पहुंचता तो कट कट के आवाज़ें आती है, या आवाज़ नहीं आ रही सिर्फ दिखाई दे रही है, या दिखाई दे रही आवाज़ नहीं आ रही है, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे किसी भी कारण से हम संदेश जो है प्रेषक से प्रापक तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसी को हम बोलेंगे शोर। ठीक है, शोर, हल्ला, जो हल्ला मचाते हैं ऐसा बोलते हैं ना, वही शोर, मतलब किसी भी कारण से वो ठीक से संदेश नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो उसी को बोलेंगे शोर। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे इसके आगे।